नमस्कार बच्चों, मैं प्रवीण कुमार। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 एनसीईआरटी लेसन 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे इन 5 टॉपिक्स पर, जो कि इस चैप्टर के मुख्य टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक है पुष्प आवृत बीजियों का आकर्षक अंग। तो चलिए सबसे पहले हम पहले टॉपिक पर बात करते हैं कि पुष्प आवृत बीजियों का आकर्षक अंग किस प्रकार से है। आप अपने बगीचे या आसपास विभिन्न प्रकार के रंगीन पुष्प देखते होंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि पुष्प अलग अलग रंग के या चटकीले रंग के क्यों होते हैं? पुष्पों में सुगंध क्यों होती है? ये महकदार क्यों होते हैं? तो इसी पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ये माना गया है कि पुष्प जो है वो आवृत बीजियों में एक आकर्षक अंग का काम करता है। जैसे कीड़े मकोड़ों, तितली या भौरों को वो अपने चटकीले रंग अथवा महक के द्वारा आकर्षित करता है। इससे उसमें क्या फ़ायदा है? उसको ये फ़ायदा होता है कि तितली भौरे जब फूलों पर मंडराते हैं या उनका मकरंद इकट्ठा करते हैं, उस दौरान इनके पराग कोश में बनने वाले जो परागकण होते हैं वो उनके पैरों से चिपक जाते हैं या पंखों के हवा के द्वारा वो उड़ते हैं, जिसके माध्यम से होता है पॉलिनेशन अर्थात परागण। जो परागकण हैं वो पुष्प के वर्तिकाग्र तक उड़कर पहुंच जाते हैं या तितली भौरों तक चिपक के उनके द्वारा दूर तक चले जाते हैं। इसीलिए पुष्प जो है वो रंगीन और महकदार होते हैं। अब हम बात करते हैं कि पुष्प जो है वो खास मौसम में ही क्यों निकलते हैं या खास सीजन उनका होता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रतिकूल मौसम में, प्रतिकूल या विपरीत जब मौसम होता है तो उनमें वो हार्मोनल क्रियाएं नहीं होती, अर्थात जो कलियां बनती हैं वो शाखें में बदल जाती हैं। और जब अनुकूल मौसम होता है तो जो कलिकाएं निकलती हैं वो पुष्प में परिवर्तित हो जाती हैं। तो पुष्प जो है एक आकर्षक अंग की तरह कार्य करता है, जो तितली भौरे या कीड़ों को आकर्षित करता है। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है निषेचन पूर्व संरचना एवं घटना। अर्थात जब किसी पुष्प में पॉलिनेशन ना हुआ हो, परागण ना हुआ हो और उसका निषेचन ना हुआ हो, तो उस दौरान क्या क्या संरचनाएं और घटनाएं होती हैं। तो जब पुष्प में निषेचन नहीं हुआ होता तो उसमें दल, वर्तिकाग्र, वर्तिका, तंतु और बाह्य दल ये पूरी तरह से जो है लगे हुए रहते हैं। पुष्प खिला हुआ होता है। ये इसके निषेचन से पहले की घटना है। अर्थात वर्तिकाग्र मौजूद होंगे, वर्तिका मौजूद होगी, परागकोश मौजूद होगा, तंतु डंठल मौजूद होंगे, दल मौजूद होगा, जो पूरी तरह से तैयार होता है पॉलिनेशन के लिए। और जब पॉलिनेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ इसमें, तो निषेचन के बाद जो है ये आगे हम बात करेंगे इसमें निषेचन के बाद क्या घटनाएं होती हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन क्या है? निषेचन तो आपने सुना होगा, ठीक है, कि दोहरा निषेचन क्या है। आइए हम इस ग्राफ में इस फिगर के जरिए हम समझ लेते हैं कि दोहरा निषेचन है क्या। तो जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, ये वर्तिकाग्र है जैसा कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यहाँ से वो ग्रो करता हुआ धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता जाता है और वो बढ़कर पहुंचता है यहाँ अंडाशय तक पहुंचता है। और अंडाशय में प्रवेश करते समय या प्रवेश करने से पहले ही वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट्स में वो बट जाता है, 2 भागों में बट जाता है। उसके बाद इसका एक भाग जो है वो सहायक कोशिका से निषेचित होता है और दूसरा भाग जो है वो अंडाणु से निषेचित होता है। जो सहायक कोशिका से निषेचित होता है वो जो है भ्रूण पोष का निर्माण करता है और जो अंडाणु से निषेचित हो रहा है वो निर्माण करता है भ्रूण का। किसी भी बीज में, कोई भी सीड हो, किसी भी बीज में
आप पाते हैं कि उसमें भ्रूण और भ्रूणपोष यही दो चीजें मौजूद होनी जरूरी होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक पर। तो दोहरा निषेचन आपने समझा कि परागकण बढ़ते हुए अंडाशय तक आते हैं और प्रवेश करने से पहले दो टुकड़ों में बंट जाते हैं। इसका एक भाग निषेचित होता है अंडांश से और दूसरा भाग निषेचित होता है हेल्पर सेल या सहायक कोशिका से। तो इस क्रिया को कहा जाता है दोहरा निषेचन, क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार के जो है युग्मक निषेचित हो रहे हैं और जिनके मिलने से संपूर्ण बीज का निर्माण हो रहा है। तो ये दो निषेचन। तो अगला हमारा टॉपिक है निषेचन पश्च संरचना एवं घटना। अर्थात जब यहाँ पे निषेचन क्रिया हो गई तब किस प्रकार की संरचनाएं और घटनाएं होती हैं। तो निषेचन के बाद जो है वो दल का कोई कार्य नहीं रहता, क्योंकि ये एक रंगीन आकर्षक बनाता है। तो इस तरह से ये सूख जाते हैं, वर्तिकाग्र सूख जाता है, परागकोश सूख जाते हैं, तंतुडंठल सूख जाता है और अंडाशय जो है वो फल में परिवर्तित हो जाता है और पुष्पासन से जुड़ा रहता है और धीरे धीरे पोषण लेकर वो वृद्धि करता है। ये है निषेचन पश्च संरचना और घटना। एक बार फिर से समझिए आप, निषेचन होने के बाद, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया कि निषेचन क्रिया हो रही है, निषेचन होने के बाद बाह्य दल जो है दल जो है वर्तिकाग्र, परागकोश, तंतु ये सब सूख जाते हैं और अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है और परागकोश पुष्प जो है पुष्पासन से वो जुड़ा हुआ रहता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आसंग जनन और बहुभ्रूणता। आसंग जनन का क्या मतलब है? कुछ पौधों जैसे कि घासों में बिना पॉलिनेशन, बिना परागण के ही नए बीज या नए पौधे उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं। अर्थात बिना परपरागण या बिना पुष्पन क्रिया के नए बीज उत्पन्न कर लेने का जो गुण है वो असंग जनन कहलाता है। और बहुभ्रूणता क्या है? आपने देखा होगा कई फल ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे बीज बनते हैं, कई फल ऐसे हैं जिसमें केवल एक बीज बनता है। तो जिन फलों में जो है कायिक कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा बहुत से भ्रूण का निर्माण हो जाता है और कई बीज बनते हैं, इस क्रिया को बहुभ्रूणता कहा जाता है। अर्थात कायिक कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा कई भ्रूण के निर्माण की घटनाएं वो बहुभ्रूणता कहलाती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।